नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। डॉक्टर एनके शर्मा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने। इस दौरान नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को लेकर चर्चा की गई, जिस पर डॉक्टर एनके शर्मा ने अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। हमारे साथ नोएडा के जाने माने डॉक्टर एनके शर्मा हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, लोकसभा चुनाव चल रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ की जानी मानी प्रतिष्ठाजनक व्यक्ति हैं, सांसद रह चुके हैं, फिर से वो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या कहना है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, साधना चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले डॉक्टर साहब से मेरा व्यक्तिगत, मैं 2004 से उनसे जुड़ा हूँ और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने पहला चुनाव 2009 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया था लोकसभा के लिए। फिर 2012 में विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता यहाँ से, और ये अब चौथी बार फिर लोकसभा का चुनाव है। तो कंटिन्यूस भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार डॉक्टर साहब को टिकट दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही कैंडिडेट के ऊपर पार्टी इतना विश्वास करती है, इतना विश्वास बनाया हुआ लगातार जो है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जहां तक मेरी 2004 से लेकर के आज तक, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा भी आईएमए के अध्यक्ष रहे और मैं भी यहाँ आईएमए का अध्यक्ष रहा हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ, कई और पदों पे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब एक कुशल चिकित्सक के साथ साथ बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं। समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है और हर गरीब, मजदूर, जो इस तरह के लोग हैं, बहुत से लोग एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं पेशेंट के, पुलिस लेके आती है, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। कोई किसी का पैसा आ गया, किसी का पैसा नहीं दिया, वो जितना फ्री सेवा वो लोग करते, एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते समाज को एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर महेश शर्मा का गौतम बुद्ध नगर में है। मैं समझता हूँ आज के टाइम में यदि यहाँ देखा जाए तो उनके कंपेयरिंग में मुझे कोई और आदमी दिखाई नहीं देता। और ऐसे ही लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए, समाज की सेवा करने के साथ साथ देश की सेवा भी करें। जब तक भारतीय राजनीति के अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब एक कुशल चिकित्सक भी है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उनकी वाइफ गायनी की डॉक्टर है। तो पढ़ा लिखा वर्ग जब तक राजनीति में नहीं आएगा, चाहे कानून के बनाने का हो, लोकसभा में बहुत सारे बिल आते हैं, उनको पास कराना, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो इसका वो सब समझ आदमी को होनी चाहिए, जो कि पढ़े लिखे लोग आदमी के अंदर होती है। डॉक्टर साहब में वो सब चीजें हैं। बहुत हम्बल है, बहुत ही मिलनसार है आदमी। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी, उद्योगपति उनसे जाके मिल ले, एक रिक्शा चालक उनसे मिल ले, एक गरीब से गरीब आदमी उनसे किसी भी समय जाके मिल ले, सभी के साथ में वो एक समान व्यवहार रखते हैं, सभी के साथ में मिलते हैं, सभी का जितना भी उनसे बन पाता है उनकी हेल्प भी करते हैं, योगदान करते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक इंटेलेक्चुअल हैं। आप जैसे व्यक्तियों की बहुत आपके विचारों की बहुत प्रतिष्ठा होती है और बहुत वैल्यू दी जाती है आपके विचारों की। कि समाज में जब चुनाव होता है उस समय पे खास तौर पर जो आम जनता होती है वो अपना एक निर्णय बनाती है आप लोगों की सोच को जान के, समझ के, कि हमें किसको वोट देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इन सालों में क्या कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं या जिनको पूरा करना चाहिए? क्या आपकी तरफ से कुछ सजेशन है? देखिए, राजनीति में बहुत कुछ संभावनाएं रहती है और मैं समझता हूं कि आज देश जो है प्रगति के पथ पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत बनाने के लिए, और आज हम जिस पायदान पर आकर के खड़े हो गए अर्थव्यवस्था में, वो हमारा 5वां स्थान आज बताया जा रहा है। मैं समझता हूं यदि हमें भारत को विश्व की शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है और एक महाशक्ति के रूप में उभरना है, तो हमें पहला पायदान पाना है तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बहुत सारी चीजों में कुछ बदलाव करने की भी आवश्यकता होगी, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो और सड़कों के सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा जो गरीब किसान मजदूर है उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनकी सुधार की स्थिति हो, किसान जो हमारा जो खेत में जो हमारा अन्नदाता जो काम कर रहा है उसके सुधार की आवश्यकता हो, जो हमारे आज गरीब लोग जो जिनको मकान
नहीं मिल पा रहे थे, जो झोपड़ियों में रहते थे। कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए, और लोगों को मकान बना करके देने की आवश्यकता हो। तो जब तक अलग अलग क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता नहीं होगी, चाहे हमारी रक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता हो, क्योंकि हम सारा कुछ बाहर से ही मंगाते थे, हमारी जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग वाला या इंडस्ट्री वाला ये सब कुछ चीजें नहीं आएंगी, और बाहर से भी कुछ चीजें और जो अच्छे जो हमारे आज जो आईटी के वाला या इंडस्ट्री वाला ये सब कुछ चीजें नहीं आएंगी, और बाहर से भी कुछ चीजें और जो अच्छे जो हमारे आज जो आईटी के हमारे स्टूडेंट हैं, अच्छे डॉक्टर्स जो हमारे हैं, जो बाहर जाते थे, यदि उनका बाहर जाना प्लान हो जाए, उनको वो सारी सुविधाएं भारत के अंदर मिले, तो मैं समझता हूं वो सब चीजें बहुत अच्छा होगा और भारत एक विकसित देश बनेगा। लेकिन ये तभी बनेगा जब संसद के अंदर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जाएंगे, उन लोगों को इस चीज की महत्व का ज्ञान होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही भी अपील करना चाहूंगा, खासतौर से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के लिए भी, कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा को भारी से भारी मत दे करके, वोट दे करके, और एक आहुति के रूप में, जैसे कि 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव है, तो सबसे पहले आप जो है, जैसे कि हम लोग हवन पूजन करते हैं और सब कुछ दूसरी जब अन्य काम जब भी करते हैं, तो अपना सुबह उठ करके सबसे पहले एक ही अपना धर्म समझ करके, क्योंकि आपको संविधान के अंदर, आपको लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, आपकी वोट पावर है। आप अपनी वोट को अपनी सही यूज करें और कमल के फूल पर अपना बटन दबा करके डॉक्टर महेश शर्मा जी को जिताए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने में अपनी वोट और अपने परिवार, अपने साथियों का सहयोग करें, खुद भी वोट देने जाए और लोगों को भी प्रेरित करें, वो लोग भी वोट दे, सबको समझाए बुझाए, क्योंकि हमारा देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब राजनीति में अच्छे लोग होंगे। गुंडे बदमाशों की जब तक नकेल करने वाले, कसने वाले, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने वाली सरकार नहीं बनेगी, तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। गरीब गरीब रह जाएगा, और जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार करके वो विदेशों में कहीं न कहीं इधर उधर जहां उनको जाना होगा वो भाग जाएंगे, और देश फिर वहीं पिछड़ जाएगा। और यदि किसी को उदाहरण देखना है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान से, उससे हम शिक्षा ले सकते हैं। आज हमारा पाकिस्तान कितना, दोनों ही देश 1947 में एक साथ आजाद हुए थे, हम कहाँ हैं और आज भी कहाँ हैं। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ रखे लोकसभा चुनाव को लेकर, खासतौर पर नोएडा को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सपना चारण, नोएडा। औरंगाबाद में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आइए सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओमकेश्वरी माता और देवकुंड के पवित्र भूमि के हम नमन करी थी। आप सबके सादर अभिवादन करी थी। भगवान भास्कर की कृपा हम सबन पर बनल रहे। मंच पर उपस्थित औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार सिंह जी, विधान परिषद के
माननीय पार्षदगण श्री विनीत सिंह जी, दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, नगर परिषद औरंगाबाद श्री उदय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष लोजपा चंद्रभूषण सिंह जी, जिलाध्यक्ष शाम श्री रणधीर कुमार सिंह जी, जदयू के नेता श्री पंकज पासवान जी और उत्तर प्रदेश की बस्ती की राजमाता श्रीमती आसिमा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, रामेश्वर बैठा जी, अमृत भूषण राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, औरंगाबाद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में जाने जाने वाला हमारा औरंगाबाद की शौर्य भूमि को नमन करता हूं, जिस भूमि ने बिहार की विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे महापुरुषों को जन्म दिया हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, पांच 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या धाम में आप सबने प्रभु श्री राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और स्वाभाविक रूप से प्रभु राम को विराजमान तो अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, यह अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है। काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है,
जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और हर घर नल की योजना। कोई सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन के अकाउंट खोल दिए, जिससे दिल्ली से कोई पैसा अगर सरकार भेजती है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाए, बीच में कोई दलाल उस पर डकैती न डालने पाए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ घरों में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर और 4 करोड़ लोगों को सिर ढकने के लिए एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहनों और भाइयों, हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। बहनों और भाइयों, और मोदी जी ने कल के संकल्प पत्र में एक बात और कही कि 3 करोड़ और आवास अगले 5 वर्ष के अंदर गरीबों को देंगे। इसका सर्वाधिक लाभ तो यूपी और बिहार को ही लेना है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजियारा कर दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी, फ्री में कनेक्शन गरीबों को मिल रहे हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड के दौरान जब बिहार के लोग अन्य राज्यों में कार्य करते हुए निकल रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भेदभाव मत करना बिहार के लोगों से, क्योंकि माता सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए उनके साथ भेदभाव मत करना। जो सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को मिले, वही सुविधा हमारे बिहार के बहनों और भाइयों को उपलब्ध करवाना। उनके रहने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो सुविधा मिली थी, उस समय लोगों ने सराहा था कि वाह, हमें अब लगता है कि ये यूपी और बिहार का मेल किस रूप में है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो
या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो, या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बढ़ करके और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं आपके पास। बहनों और भाइयों, बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। और आज आप देख रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। बहनों और भाइयों, ग्लोबल लीडर के रूप में भारत बनने का मतलब एक आत्मनिर्भर भारत, युवा आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, व्यापारी सुरक्षित होगा, उसका व्यापार फल फूल रहा होगा, दुनिया के अंदर उसकी अपनी धमक होगी, और भारत दुनिया का पिछलग्गू नहीं, दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे रहा होगा। ऐसे भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कि बहनों और भाइयों, जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है, देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के ही लोग हैं। दिया ना इन्होंने समस्या, आतंकवाद की समस्या इन्होंने दी, भ्रष्टाचार की समस्या इन्होंने दी, गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने ही दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने ही दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी, और समाधान मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं, तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है, और इसके लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए,
ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी, आपने देखा होगा। सीएम योगी को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।